नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। आज के इस खास शो एमएसएमई डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज इस शो में हम फार्मा एमएसएमई पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट और यहाँ पर लघु उद्योग भारती के फार्मा विंग के ऑल इंडिया हेड डॉक्टर राजेश गुप्ता जी हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। हमारा अमर उजाला। जी सर, इसके साथ ही हमारे साथ फार्मा एक्सपर्ट जेपी पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू वेरी मच ब्रज साहब एंड थैंक यू डॉक्टर साहब। इट इज ए प्लेजर, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा पाठक साहब, आप एक्सपर्टीज, यू आर इन दिस फोरम एंड दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। जी सर, बिल्कुल आप लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे जो खबर आई, अपडेट आया उसके ऊपर। भारत के 60% से अधिक छोटे और मझले दवा निर्माता जो हैं फार्मा एमएसएमईज दिसंबर के अंत तक बंद होने के खतरे हैं। कई सारे जो वजह निकल कर आ रही है, उसमें प्रमुख वजह यह है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कई नए नियम लागू किए जा रहे हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के नियम पालन करना ज़रूरी है। क्या कुछ नियम है वो हम लोग समझेंगे और इंडस्ट्री पे कैसा असर डालेगा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद बातचीत होगी कि एमएसएमई जो है, फार्मा एमएसएमई दवा निर्माताओं के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, और आखिरी में चर्चा होगी कि भारत में फार्मा एमएसएमई पर रेगुलेटर का कितना बोझ है, क्या कुछ नियम कायदे कहते हैं। बातचीत शुरुआत करेंगे। राजेश सर, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। शो के स्टार्टिंग में भी मैंने जिक्र किया कि भारत के रिपोर्ट्स आई है ईटी की, उसमें कहा जा रहा है कि 60% से अधिक छोटे और मझले यानी जो फार्मा एमएसएमईज है वो दिसंबर के बाद बंद होने के कगार पर है। कुछ नियम लागू किए जा रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं इसे, इंडस्ट्री पर कैसे असर पड़ेगा, क्या है नियम एग्जैक्टली? सर देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने हमारे प्रतिवेदन पे लास्ट ईयर इसको 1 साल एक्सटेंड किया था। और ये जो नियम है, ये कोई नियम में काफी सारे मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी 5 से 10 करोड़ रुपए का है। तो सरकार ने उसमें देखा कि जो मैन पावर है, जिसमें हमारी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, इसमें इतना बड़ा हमारे पास ट्रेंड मैन पावर इंडिया में अभी तक हम डेवलप नहीं कर पाए कि इस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन को, जिसमें 500 टाइप की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। आज इंडस्ट्री जो अभी मेंटेन कर रही है वो लगभग 100 to 150 कर रही है, और WHO GMP में हम लोग ऑलरेडी 500 करते हैं। लेकिन WHO GMP जो है वो TRS गाइडलाइंस है। यहाँ पर सरकार ने जो रिवाइज शेड्यूल एम बनाया है वो रूल बनाया है। रूल में डिविएशन होने पे क्रिमिनल पेनल्टीज हैं। तो पिछले 1 साल में जिन लोगों ने सरकार के पास इस रूल्स के हिसाब से माना कि हम लोग इंडस्ट्री चला पाएंगे, उसमें 1700 लोगों ने अप्लाई किया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, 22 भैया ऑफ CDSCO। तो जब 1700 लोगों का आया इंफॉर्मेशन कि वो लोग कंप्लाई कर रहे हैं और वो अपनी फैक्ट्री में इस तरीके का काम कर रहे हैं, उन 1700 लोगों में काफी सारी यूनिट WHO GMP भी है, और वो 250 करोड़ से नीचे के टर्नओवर वाले हैं। 250 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों पे ऑलरेडी 1 साल पहले वो इंप्लीमेंट हो चुका है। तो वो जो 250 करोड़ से नीचे के टर्नओवर वाले हैं, उसका जो क्राइटेरिया था, उसमें हमारा सरकार को कहना था कि इसमें भी आपको क्राइटेरिया में 2 काम करने होंगे। एक, आपको 50 करोड़ से नीचे के टर्नओवर वालों का भी सोचना चाहिए कि वो सेक्टर भी इसमें काम कर रहा है। अब 1700 लोगों ने जब अप्लाई किया, तो जब 8500 फार्मा यूनिट जो एमएसएमई हैं, उसमें 1700 ने अप्लाई किया, तो ये जो फैक्ट है कि 60% बंद हो रही है, ये अपने आप एक फैक्चुअल पोजीशन हो गई। हम ये मान के चल रहे हैं कि 1700 जिन्होंने अप्लाई किया, 1700 ऐसे भी हैं जो कंप्लाई करेंगे। तो कुल मिला के मान के चलिए कि आप 8500 में लगभग 3400 यूनिट को हम लोग 1 जनवरी से कैरी कर पाएंगे। तो लगभग 5100 यूनिट, जिनमें से कई यूनिट रेंटेड प्रीमाइसेस में हैं, कई यूनिट इतना सारा खर्चे का बोझ नहीं उठा सकती, कई यूनिट में इतना बड़ा वर्कफोर्स उनको मिल नहीं पा रहा है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन है। इसलिए लगभग 5100 यूनिट पे तलवार लटकी है, और उसमें से हर रोज
2 से 4 यूनिट अपना डिक्लेरेशन देते जा रही है कि जी हमने यूनिट बंद कर दी है और हम लोग इस तरीके से इसको वाइंड अप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये राय है राजेश सर की। बातचीत आगे बढ़ाते जेपी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। नियम सख्त करने के कई सारे वजह जो हम लोग समझ पा रहे हैं, कई सारी ऐसी दवाएं बन रही जिसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं होती है, या तमाम केसेस भी आए, चाहे पिछले साल में देखा जाए, पिछले कई साल पहले अगर देखें मध्य प्रदेश राजस्थान में जो सिरप होता है उसमें कुछ मिलावटी चीज़ें मिली, जहरीली दवाएं बनी। सर क्या यही वजह है नियम सख्त करने की? बिल्कुल बड़े साहब, जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया विस्तार से, ये कंप्लायंस का इशू है। और जैसा भी आपने बोला, चाहे मध्य प्रदेश में रहा हो, चाहे आंध्र प्रदेश में रहा हो, हरियाणा में रहा हो, हिमाचल में रहा हो, कई जगह जहाँ पे सैंपल भरे का ज्यादातर बैच फेल हो रहे हैं। तो बहुत क्लियर, जैसे डॉक्टर साहब ने अच्छे तरीके से बताया कि एक तो एक मैन पावर का एक इशू है जो ट्रेंड नहीं है, दूसरा कंप्लायंस ऐसे जो है जो अभी तक नहीं मैनेज कर पा रहे थे लोग। तो ये बात बिल्कुल सच है, और ये तो बहुत सीरियस इशू जो अभी आप स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि कहाँ यहाँ से लेके गाम्बिया तक, उज्बेकिस्तान से लेके उत्तर प्रदेश में कितने बच्चों की डेथ हुई है। और ये सब कुछ ना कुछ तो वहाँ पे देखो गैप थे ही, अदरवाइज सिरप कफ सिरप पीने से बच्चों की डेथ क्यों होती है। इस वजह से भी एक नियम चेंज हो रहे हैं। काफी दिनों से डिमांड भी थी एक्चुअली फार्मा इंडस्ट्री के भी, पब्लिक की तरफ से भी, कि ये कुछ ना कुछ इसमें थोड़ी सख्ती लाई जाए। इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा लंबे समय में, चाहे जेनरिक मेडिसिन पे फर्क पड़े या कुछ बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि खुद लोग डिक्लेयर कर रहे हैं डेली 2-4 बंद हो रहे हैं। अब समझिएगा कि एक एमएसएमई का रोल तो बहुत बड़ा था, 10,500 में से 8,500 वही थे, और उनमें से अगर जैसे डॉक्टर ने बोला कि 1,700 खाली दे पाए अभी तक, इसका मतलब कितना बड़ा गैप क्रिएट होने जा रहा है। तो आने वाले समय में मुश्किल तो हर तरफ से होगी थोड़ी बहुत। सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है और क्या फैसिलिटीज या रिलैक्सेशन देगी, जो अच्छे यूनिट है जिनके पास गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, सिस्टम है, क्वालिटी है, मैन पावर है जो इनको मैनेज कर रहा है। तो ये एक देखने वाला समय होगा, और ये जो बदलाव आ रहे हैं इनका असर तो जरूर दिखेगा, पहले क्वार्टर में ही दिखने लगेगा सही फाइनेंशियल। राजेश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो आंकड़े बता रहे हैं 60% यूनिट्स बंद होने के, सर ऐसे में अगर देखा जाए तो ये बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर? इससे निकला कैसे जाए? देखिए दुबे साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक हाईवे का भी अगर प्लानिंग करती है सरकार, तो 3 साल 5 साल का एक एग्जीक्यूशन प्लानिंग करती है। हमारा सरकार से ये कहना था कि आप जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल एम में काम कर रहे हैं, जिसमें ये कंप्लीट यही इंडस्ट्री ने कोविड जैसी महामारी को फेस किया है, और तब कोई कफ सिरप का इंसिडेंट नहीं हुआ है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अगर एक फैमिली में 4 बंदे होंगे तो 3 लोगों ने कफ सिरप नहीं लिया होगा। कईयों ने प्रिकॉशनरी लेके रखा हुआ था, कईयों ने, और कफ सिरप की सबसे ज्यादा सेल हुई है। लेकिन हमने कोविड जैसी महामारी में एक भी कंप्लेंट रिसीव नहीं करी। अब किसी एक क्रिमिनल के लिए आप सारी इंडस्ट्री को पनिश नहीं कर सकते। ये तो वैसी बात हो गई कि दुबई में तेजस का एक्सीडेंट हो गया, या एयर इंडिया का एक फ्लाइट अगर अहमदाबाद में क्रैश हो गई तो आपने एयर इंडिया की सारी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। तो ये इंसिडेंट एक्सीडेंट जिस भी मैन्युफैक्चरर ने लापरवाही करी है, वो किसी भी सेक्टर में हो, अगर हम किसी रेलवे का एक्सीडेंट होता है तो हम उस ट्रैक पे बाकी रेलवे को ऑपरेट नहीं करने देते, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे रेगुलेटर की जो सख्ती है वो वाजिब है, वो वहां पर देखे कि बाकी कंपनियां कंप्लाई कर रही ना कर रही, उसमें हमारे सारे मैन्युफैक्चरर ने सहयोग किया है। लेकिन ये कहना कि एक इंसिडेंट से हम सारी कंपनियों को इसमें से ये छोटे ऐसा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, मैं आपको ऐसे 50 एग्जांपल दे सकता हूं जहां यूएस एफडीए से बड़ी कंपनियों का माल वापस हो रहा है बिकॉज ऑफ क्वालिटी, क्योंकि एलोपैथी ड्रग में कई सारे इश्यूज हैं। अभी सैंपल फेल का, जैसे आपने दुबे जी एक बात कही, हमने सरकार से एक सिंपल डिमांड करी है कि आप जितने सैंपल फेल हो रहे हैं उसको बढ़िया तरीके से डिक्लेयर कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन जितने पास हो रहे हैं उनको भी डिक्लेयर कर दीजिए। 2.75% नेशनल एवरेज है जो एमओएस अनुप्रिया मैडम ने पार्लियामेंट में डिक्लेरेशन दिया है 2025-26 का एनएसक्यू का डाटा। उस 2.75 या 2.97% में टोटल 3%, 1,10,000 में 3,000 सैंपल फेल होते हैं।
और अल्लाह इतना और उस सैंपल फेल में कई सारे इशू हैं, किसी में कोई स्पेलिंग एरर है, किसी में एमआरपी कट हो गई, किसी में कहीं पर प्रॉपर तरीके से उसकी हैंडलिंग नहीं हुई है, ट्रांसपोर्टेशन डैमेज है, कोई स्ट्रीप में से टेबलेट बाहर आ गई, ऐसे नंबर ऑफ तरीके के, किसी लिक्विड का लीकेज हो गया, ऐसे कई तरीके के काम है जो उन 3000 में भी लगभग 500-600 सैंपल जब बड़ी लेबोरेटरी सीडीएल को कोलकाता में लोग करते हैं तो वो पास हो जाते हैं। तो आप इंडस्ट्री का डिफॉल्ट पार्ट प्रकाशित करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 1 लाख सैंपल आपके पास हुए हैं और जो भारत की क्वालिटी को दर्शाते हैं उनका भी कंपनी वाइज नाम पब्लिश करें। ये हम सरकार से पिछले 5 साल से बोल रहे हैं, सरकार इस पे आश्वासन तो दे रही है कि हाँ आपकी बात तो बड़ी वाजिब है, लेकिन अभी हम इसको टेक्निकल तरीके से देख रहे हैं जी, कर रहे हैं, और ये हो नहीं पा रहा है। अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो एक मीडिया है या एक सामान्य जनमानस है, उसको लगेगा कि इतनी कंपनियों की क्वालिटी सैंपल भी पास है। तो ये मेरा आप लोगों को, चूंकि समय कम है और कई सारी बातें इसमें हैं, लेकिन अगर आप मौका दें तो मैं आपको इन सारे मुद्दों पे बहुत अच्छे तरीके से हमने माननीय मंत्री जी को, माननीय रेगुलेटर्स को, हेल्थ सेक्रेटरी को, सभी हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा के सेक्रेटरी को, नीति आयोग को, समय समय पे जब जब वो हमें मौका देते हैं हम अपनी बात रखते हैं। और ये भी उनको कहा है कि आपके इंस्पेक्शन से, या ये एक प्रोसेस है, इसमें सभी मैन्युफैक्चरर आपको सहयोग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी फैक्ट्री को ओपन करना और उसके साथ इकोसिस्टम में उसकी कंप्लीट एंसिलरी यूनिट लगे होना। अगर आज एक यूनिट को ओपन करने में 3 से 5 साल लगते हैं, बंद करने में आपको 24 घंटे नहीं लगते, तो बंद करना बहुत आसान है। और अगर सरकार इसको फेज वाइज इंप्लीमेंट कर लेगी तो सरकार कोई आज की कंडीशन में लोगों को गलत तरीके से दवाई बनाने की परमिशन नहीं दे रही है। ये रूल भी बहुत इफेक्टिव है, जिसमें हम 202 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज की कंडीशन में, और इंडिया की 140 करोड़ जनता को इसी रूल में दवाई दे रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं। अगर हम ये भी आज कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन आप इसको फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन करिए। आपने अगर 1 साल का एक्सटेंशन दिया है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप 1-1.5 साल का और एक्सटेंशन दीजिए। उनका ट्रेनिंग वर्कफोर्स का आपने कोई कोर्स नहीं बनाया, कोई आपने ट्रैफिक इंस्पेक्टर तो तैयार कर दिए, लेकिन आपने ड्राइवर को तैयार होने का मौका नहीं दिया। और इतने ड्राइवर इंडिया में है ही नहीं कि वो इतने तैयार हो जाएंगे। कहां से लाएं, कॉलेजों से लाएं, यूनिवर्सिटी से लाएं, उनको रिवाइज शेड्यूल उनके नाम पढ़ाएं, फिर उनसे काम कराएं, वो इट विल टेक 1 to 2 ईयर। तो जो सीनियर हमारे यहाँ ऑलरेडी कंपनीज में है, एवरी कंपनी में ये 8,500 में, वो लोग ओवरबर्डन है, स्ट्रेस्ड है। तो इसके लिए सरकार को इसको फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। आपने 2025 रखा, 26 रखा, 27 रखे, 28 रखे, और बड़े अच्छे तरीके से इसको फेज वाइज इंप्लीमेंट कर लें, सब आपके साथ हैं। लेकिन ये कि भाई मैं तो कल आपकी फैक्ट्री बंद कर दूंगा और आपका ये हो जाएगा, आप लूट जाओगे। अभी हमारे यहाँ बद्दी में एक यूनिट जो रीस्पेस इंस्पेक्शन में बंद हुई, वो 4 करोड़ रुपए से एनपीए हो गया बैंक का, और 2 से 3 करोड़ रुपए किसी भी बंदे का जब एनपीए होता है तो बैंक पार्टी का भी पेमेंट होता है, वेंडर्स के पेमेंट होते हैं। अगर एक फैक्ट्री का अगर ये इकोसिस्टम आ रहा है तो आप सोचो कि 5,000 में से अगर 2,500 लोग भी एनपीए हो गए आने वाले 3 महीने के बाद, तो हम इकोसिस्टम में क्या काम कर रहे हैं। तो ये बात हमने अपनी चिंता सरकार को बता दी। सरकार देश चला रही है, सरकार इस बात को देखे। वोट भी सरकार मांग रही है, तो वोट सरकार देखे कि ये जो लोग बंद हो रहे हैं और इनके कारण एक एक फैक्ट्री से 100-100, 200-200 लोगों की एम्प्लॉयमेंट जारी है, ये काम सरकार का देखने का। हमारा काम है सरकार को बताने। जी बिल्कुल। जेपी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसे इस चैलेंज पर तो सर ने काफ़ी विस्तार से अपनी राय रखी, चीज़ें समझाई। मैं आपसे समझना चाहूँगा और कौन कौन से रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है जो इस इंडस्ट्री के लिए परेशानी और दिक्कतें या चुनौती पेश कर रही हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कुछ पॉइंट बहुत अच्छे उठाए और मतलब मेरी समझ से काफी दम है, वाजिब है। एक थोड़ा बैक जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ मिनिस्ट्री ने केमिकल इंडस्ट्री लोगों को इंसेंटिवाइज किया था मैन्युफैक्चरर्स को, जिस समय जब ये गैप पाया गया कि डिपेंडेंसी चाइना पे हमारी बहुत थी, और जब वहां से उनके बैच आ रहे थे वहां भी डिफरेंस था ही एक। तो जो इंसेंटिवाइज किया था तो उस समय ऐसा लगा कि शायद बूम आएगी, और बहुत लोगों ने अपने एक्सपेंशन भी किए, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बोला। और ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि 97% तो पास हो रहे हैं। 3% की वजह से 97% को पेनलाइज नहीं करना चाहिए, कोई भी एग्री करेगा इसको। बट ये है कि गैप है कहाँ पे, जैसे कैश फ्लो का एक इशू, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया
कि कैश फ्लो का जब स्ट्रेस आता है तो ये डिले पेमेंट होने लगता है, जो अच्छे पेमेंट करने वाले थे वो भी डिफॉल्ट कर जाते हैं। दूसरा, कंप्लाइंस का बर्डन बढ़ ही रहा है, लगातार बढ़ रहा है, नो डाउट। चाहे वो मैंने अच्छे, जैसे डॉक्टर साहब ने थोड़ी पहले एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि छोटी कंपनियां नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों के बैच फेल हो रहे हैं और वो वापस रिकॉल भी कर रहे हैं। तो कुछ पता लगा कैप्सूल या टेबलेट लीकेज कर गया साइड से, तो वो मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट, वो क्वालिटी से इशू नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग की इशू नहीं है, क्वालिटी की है पैकिंग में, लेकिन उसकी वजह से बैच फेल हो रहा है। तो वो अलग कैटेगराइज होना चाहिए, उसका सिस्टम अलग होना चाहिए। तीसरा, जैसे ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है इस तरह के, जैसे 25 तारीख तक इतनी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, जैसे एक अपने आपने जैसे बोला अपने 60% बंद हो जाएंगे, तो हम कैलकुलेट करने लगे दिमाग में 8,500 है, तो 60% समझ लो 50,000, 5,000 प्लस तो गई। तो आने वाले समय में क्या होगा, क्या एक गुड शॉर्टेज नहीं होगी एसेंशियल मेडिसिन की? तो ये सब चीजें भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक लार्ज जो सिस्टम, और दूसरा एमएसएमई का नंबर आप देखिए 8,500 10,500 में, उनका बहुत बड़ा रोल था, बट उनका कंपटीशन किनके साथ, जिनके पास मैन पावर है, जिनके पास ऑलरेडी फंड्स की कोई इशू नहीं है, उनका कस्टमर बेस बड़ा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि 202 कंट्रीज का हम लोग सप्लाई करते हैं, तो हो सकता है उनका प्रेजेंस ऑलरेडी 150 कंट्रीज में हो। तो जो स्ट्रेस बढ़ेगी वो छोटी कंपनियों को ही बढ़ेगी और आने वाले समय में ये मुश्किल पैदा करेगी। तो एक रिक्वेस्ट तो जरूर रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, केमिकल इंडस्ट्री के साथ भी बैठ के बात करें, उसका एक तरीका निकालें। एक फेस वाइज अगर दे, जैसे इंसेंटिवाइज किया तो उन्होंने फेस भी दिया कि ये अगर इस तरह इंप्रूव करते हो तो ये आपको इंसेंटिव मिलेगा, इस तरह से यहाँ भी देना चाहिए। ये नहीं तो क्या होगा कि आने वाले समय में ये और मुश्किल पड़ा जाए, क्योंकि अपग्रेड करने में डॉक्टर ने बहुत बढ़िया बात बोली कि 3 से 4 साल लगते हैं यूनिट पे बनाने में, तो अपग्रेड करने में भी उसमें टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं कि रात को अपग्रेड कर दिया आपने, चाहे मशीन है, मैन पावर है, और जो लोग हैं इनमें जो की पोजीशन में है वो ऑलरेडी ओवर स्ट्रेस है, तो वो देखते हैं कंप्लाइंस बर्डन आ रहा है और दूसरा रिसोर्स लिमिटेड है, तो ये फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब इतना जब होगा, टैलेंट मैनेजमेंट कैसे होगा, रिटेंशन टैलेंट का कैसे करेंगे, उनके लिए क्या मोटिवेशन है? तो ये सब चीजें हैं जिनके पास पैसा कम है, समय बहुत कम है। अभी देखने में लगने लगा कि दिसंबर 31 कितनी दूर है, क्या एक हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा क्या ऐसे? तो ये भी सब चीजें देखी कि मशीन्स कहाँ से आएंगी, कॉस्ट क्या है उनका, जी ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कितना समय चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल अभी है क्या जिसपे आप मेजर करते हो, और पिछले कितने दिनों से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये सब चीजें देखने की चीज है। जी सर, बिल्कुल। राजेश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जी जी। थोड़ा सा चीन की ओर भी रुख कर लेते हैं। कल की खबर थी, जो अपडेट्स आया था, रिपोर्ट्स आया था कि चीन ने दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होने वाली एपीआई, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, उसके प्राइजेस कम किए, उसमें कटौती कर दी है। पैरासीटामोल के एपीआई का दाम जो है 72% तक घटा दिया है। सर, ऐसे में कोई संभावना नजर आ रही है कि भारत में दवाएं सस्ती मिले? और साथ ही ये भी बताइए कि भारत के जो फार्मा इंडस्ट्री, इस पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका? सर पहले तो पाठक साहब का धन्यवाद, कई सारी बातें उन्होंने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करी। और दुबे जी, मैं आपका भी बड़े वाइजली आप सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं, और ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फोरम होगा मैसेज पहुंचाने का। सर, हमारे यहाँ जो प्राइस रेगुलेशन है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी तय करती है। उसमें एसेंशियल मेडिसिन लगभग 300 प्रकार की है, जैसे पैरासीटामोल, आप जैसे जो लीडिंग ब्रांड खाते हैं, क्रोसिन है, डोलो है, वो 650 mg है, 500 mg है। तो उनकी एमआरपी आज 650 mg की एमआरपी ऑलरेडी ₹2। 650 mg की टेबलेट ₹2 में ऑलरेडी आज भी दी जा रही है, चाहे वो ₹950 का रॉ मटेरियल हुआ, चाहे वो ₹300 का रॉ मटेरियल हुआ। और कल अभी जो $91 चल रहा है, कल हो सकता है डॉलर अगर 93 हो गया तो वो वापस शेयर मार्केट जैसा इसका एपीआई का रेट चलता है। तो एक न्यूज पे हम ये कह दें कि एमआरपी कम ज्यादा कर सके, और जिसने एमआरपी कम कर दी वो फिर 10% से ऊपर एमआरपी इंक्रीज नहीं कर सकता, ऐसा एनपीपीए का रूल है। शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल ड्रग एक बड़ा सब्जेक्ट है, मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं जी। तो अगर हम ये कहें कि भाई दवाइयां सस्ती हो जाएगी और चूंकि रॉ मटेरियल सस्ते हो गए, तो किसी के सस्ते की गारंटी नहीं है, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, शाम को कोई सा भी आइटम एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंपोर्ट में कई सारे इश्यू चलते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है। जो पैरासीटामोल की गोली इंडस्ट्री ने ₹2 में टेबलेट जब कोविड में दी, तब ₹300 का रॉ मटेरियल ₹950 का था, तब भी ₹2 में दी। आज ₹300 का रॉ मटेरियल है, तब भी ₹2 में दे रही है।
तो इस और वो 2 रुपए को 2 रुपए 50 पैसे नहीं कर सकती, पर अगर 1.75 कर दिया तो उसको 2 रुपए नहीं कर सकती, क्योंकि ये रूल्स में बंधी हुई है। तो जी। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए जिस भी महानुभाव और जर्नलिस्ट ने या जिन लोगों ने भी कहा कि जी दवाई सस्ती हो जाएगी, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो एमआरपी के प्रोविजंस हैं, उनका साल में वो होलसेल प्राइस इंडेक्स से जुड़ा हुआ मैटर है। एवरी ईयर मार्च में होलसेल प्राइस इंडेक्स डिक्लेयर होता है, उतना ही परसेंट दवाई का दाम बढ़ाने की हमें अनुमति होती है। और आप मान के चलें कि जो हमारी वर्कफोर्स है या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या कहीं भी है, उनकी एक्सपेक्टेशन अपनी सैलरी 10% प्रति ईयर बढ़ाने की होती है। अब कंपनी को मिल रहा है 1.25% का बेनिफिट कि होलसेल प्राइस इंडेक्स आया लास्ट टाइम जी 1.75%, आप जी अपनी प्राइस बढ़ा लो, और उस पे जो उसका एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उसका दबाव है कि 10% से मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो इसलिए दवा इंडस्ट्री को चारों तरफ से सरकार ने ऐसा समझ लिया है कि ये चोरों की इंडस्ट्री है, यहाँ जो लोग हैं वो बहुत अनरीजनेबल प्रॉफिट ले रहे हैं, और ये लोग हमको इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहे हैं, यहाँ ये इश्यू हो रहा है। इसलिए 10 तरीके के डिपार्टमेंटों से इंक्वायरियां होती है, 10 तरीके के डिपार्टमेंट से ये मैटर चल रहा होता है। इसलिए उसके बावजूद भी जो इस फार्मा बिजनेस में है वही लोग काम कर रहे हैं। इंडिया के जो लीडिंग घराने हैं वो इस फार्मास्यूटिकल बिजनेस में नहीं एंटर हो रहे, हम्म। वो हर काम करने को तैयार हैं लेकिन फार्मा में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों के घर गिरवी रखे हुए हैं, हमारे लोगों पे वारंट, छोटे छोटे मैटर पे वारंट आ जाते हैं। तो कोई भी बड़ा ग्रुप वो फार्मा से बड़ा बना है। आप पिछले 25 साल में चाहे टोरेंट फार्मा हो, चाहे सन फार्मा हो, चाहे इंटास हो, चाहे मैनकाइंड फार्मा हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने एमआर से अपना कैरियर स्टार्ट किया, एसएमई से कैरियर स्टार्ट किया और माइलस्टोन सेट किया कि एक लार्ज कारपोरेट इंडिया में गए। लेकिन जितने भी लार्ज कारपोरेट हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो स्टील हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे केमिकल हो, वो कोई भी फार्मा के बिजनेस में नहीं आया, क्योंकि इतनी जटिलता है इस बिजनेस में कि जो इसको कर रहे हैं वही कर पा रहे हैं। सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, आपने इंपोर्ट का भी जिक्र किया कि इंपोर्ट में बहुत सारे कंप्लाइंसेंस है। इसके अलावा सर एक चीज़ और समझना चाहूँ, क्या एक्सपोर्ट में भी एमएसएमई में कोई स्कोप दिख रहा है? फार्मा एमएसएमई में कैसा है एक्सपोर्ट्स का आंकड़े, क्या कुछ कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है? सर एसएमई को जो डब्ल्यूएचओ जीएमपी है वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही हैं, और डब्ल्यूएचओ जीएमपी का एक मिनिमम क्राइटेरिया है कंट्रीज में, जिसमें अफ्रीका और कुछ कंट्रीज है, लेकिन यूएसए में यूएसएफडीए लगता है, यूरोप में यूजीएमपी का सर्टिफिकेशन लगता है। तो जो डब्ल्यूएचओ जीएमपी या यूजीएमपी लेके लोग काम कर रहे हैं, हमारे अपने प्लांट अपग्रेड करते जा रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको एक्सपोर्ट के चैलेंजेस डिफरेंटली हैं। और उसमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि सर एक सिंगल विंडो बनाइए, क्योंकि परमिशंस लेने और काम करने में कुछ दिक्कतें आ रही है जब से एक्सपोर्ट एनओसी का रूल आया है। और सरकार ने सर्टिफाइड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए सिस्टम को ऑनलाइन किया, लेकिन उस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से अभी तक लोग इतना मुश्किल पा रहे हैं कि जो लोग 2 महीने पहले से परमिशन एक्सपोर्ट की लगा रहे हैं उनको 2-2 महीने से परमिशन नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो ऑनलाइन सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा या उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, या उसमें कई बार कंपनियों की भी इतने सारे डाटा फर्निश करने के कारण टाइम लग रहा है। तो एक इजी गोइंग प्रोसेस करें, जैसे आज हम जीएसटी, सरकार ने इतना बड़ा जीएसटी का सिस्टम लॉन्च किया और पर डे मैंने सुना शायद 3 करोड़ या ऐसे कुछ बिल बनते हैं, और वो बिल आप देखो 5 मिनट में सिस्टम से निकलते हैं। तो सरकार को यहाँ भी एक मैन्युफैक्चरर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर लाना पड़ेगा। आप मॉनिटर करिए, सिस्टम करिए, लेकिन लोगों को परमिशन जो है वो अगर अप्लाई करें तो विद इन 7 डेज तो मिल ही जाए कम से कम। अभी 2-2 महीने लग रहे हैं लोगों को। जी बिल्कुल, बिल्कुल सरकार को भी इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो मांगे यहाँ पर रखी जा रही हैं। जेपी सर, मैं आपसे सवाल पे जवाब चाहूँगा। सरकार की ओर से कितना कुछ हेल्प मिल रहा है या कुछ डिमांड आपकी ओर से जो आप समझ रहे हैं कि सरकार तक ये बात पहुँचनी चाहिए? अभी एक पॉइंट डॉक्टर साहब ने उठाया था, वो बहुत ही वैलिड है। जो एमआरपी का जो प्राइस का कंट्रोल एमआरपी पे है। रॉ मटेरियल पे प्राइस बीच में घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट घटता बढ़ता है। बहुत से ब्रांड ऐसे थे, अगर 2 साल पहले भी देखो, जिनके लिए परमिशन, चाहे मैक्रोजोल या रेटिडे, 2 मालिक्यूल अगर हम कोट करें, कितने साल कंपनियों ने घाटा उठाया होगा। रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े हुए हैं और एमआरपी कंट्रोल थे, बट उनको अपना ब्रांड बचाना है, इमेज बचानी है, या
कह लीजिए समाज की सेवा करनी, जिस तरह से भी देखना चाहे देख सकते हैं हम लोग। तो वहाँ पे उनको एक बहुत बड़ी दिक्कतें रही। अभी भी जो है इतना ये इनइक्विटी है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है कि भाई दोनों जगह कंट्रोल अगर आप रखते हैं, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया और एमआरपी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो उस समय प्रॉफिटेबिलिटी का क्या होगा? क्योंकि सैलरी तो तब भी देनी है, और एम्प्लॉय उम्मीद करेगा ही मार्च के महीने में आते आते कि भाई सैलरी हाइक होना चाहिए, और वो कहता है बैलेंस शीट मेरी नुकसान में है। मैन्युफैक्चरर कहता है साहब हम तो 10 टेबलेट बनाते थे, आज 12 बना रहे हैं, आप घाटे में कैसे हो? तो बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे जरूरत है एक्चुअली दोनों तरफ से देखने की। ये नहीं कि एक तरफ से देखते हैं रिपोर्ट आती है ठीक है, अभी जैसे अभी आपने दिखाया, बात की कि पैरास्टामोल के प्राइस कम हो गए, तो देख लगेगा 60-70% दवाइयाँ कम हो जाएंगी, जिसमें एंटीबायोटिक है बहुत यूज होता है इंडिया में, स्टेटेंट्स है बहुत यूज होती है, बाकी ड्रग ले लो, डायबिटिक ले लो, इवन वैक्सीन ले लो, लेकिन उसे एमआरपी कोई फर्क पड़ने वाला क्योंकि ऑलरेडी कंट्रोल है। हम्म। तो जब तक ये दोनों में बैलेंस नहीं आएगा तब तक ये दिक्कत रहेगी। और ये बहुत सही समय है जहाँ पे डॉक्टर साहब जैसे लोग आए बैठे, इंडस्ट्री के लोग बैठे और एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझें, तो ये इसकी बहुत सख्त जरूरत है। जी बिल्कुल। राजेश सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, समय हो चुका है, मैं चाहूँगा एक शॉर्ट में व्यू ले लूँ आपसे। फ्यूचर कैसा है सर इस इंडस्ट्री का? क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है इस इंडस्ट्री में? सर ये इंडस्ट्री अभी अमृत मंथन दौर से गुजर रही है, और अमृत मंथन के बाद ये तो तय है कि अमृत तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें कितने राहु केतु और कितने लोगों का इसमें नुकसान होगा वो अभी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस अमृत मंथन दौर में हम सभी गुजर रहे हैं, मे बी एज ए इंडिविजुअल इंडस्ट्री, और मेरे जितने भी भाई हैं, आज वो सभी लोगों की जब मैं पीड़ा सुनता हूँ, किसी की फैक्ट्री बंद हो रही है, किसी का काम बंद हो रहा है, तो सर बड़ा मतलब हमने ये बात सरकार तक भी पहुंचाई है कि सर बंद करना बहुत आसान है, इनको चालू करने में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा नहीं हो कि पीएलआई की स्कीम लानी पड़े अगले 5 साल बाद। और आप ये मान के चलिए कि ये वही लोग हैं जो लोग गवर्नमेंट सप्लाई और जन औषधि में मेडिसिन देते हैं, तो और बड़ी कंपनियां भी इन्हीं कंपनियों से माल बनवा के मार्केट में दे रही है। तो जो लोग 1700 लोग कंप्लाई कर रहे हैं, और 1700 हम मानते हैं और कर लेंगे, तो 3500 लोग के पास नो डाउट, जो आपने फ्यूचर की बात करी, उनका काम बढ़ेगा, उन्होंने जो खर्चा किया वो निकलेगा। लेकिन सर अगले साल 1 साल कम से कम ये कंप्लीट अमृत मंथन का दौर है, और सरकार अगर इसको फेज वाइज करेगी तो क्वालिटी अपग्रेडेशन के साथ भी इसका काम ठीक हो सकता है। हमारी सरकार से यही निवेदन है, आपके माध्यम से भी। अमर उजाला एक वाइडली फोरम है, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी, पाठक साहब जैसे सीनियर एक्सपर्ट हमारे साथ लाए, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, जेपी पाठक सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे भी सर हम आप जुड़िएगा, राजेश सर, जेपी सर, आगे अलग अलग जब भी हम फार्मा पे बातचीत करेंगे चैलेंजेस पर, तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, बातचीत की एक ही बात जाएगी। मैं कहना चाहूंगा जी बिफोर वी वाइंड अप की, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है और हिकअप्स भी है, बम्पी रोड है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जैसे अगर बड़ी कंपनी की तरह देखें, उनको लगता है कि उनका टर्नओवर बढ़ेगा जब कुछ कंपनियां बंद होंगी, तो उनके लिए तो खुशी का माहौल हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज जिसकी फैक्ट्री बंद होने वाली है उस पर क्या स्ट्रेस होगा? तो 2 चीजें जरूर रखना चाहिए, क्लियरिटी बिफोर ग्रोथ एक बहुत जरूरी है, और रिलेशनशिप वर्सेस ट्रांजैक्शन। जी अगर सर, जो एमएसए में चला रहा है बेचारा, उसका नहीं, इट इज नॉट ए बिजनेस ओनली, इट इज ए फैमिली, इट इज ए ट्रस्ट, चाहे वेंडर है चाहे कस्टमर है, बहुत कुछ स्टेक पे है। तो एक मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि ऐसे फोरम यूज होने चाहिए और ये बात सरकार तक पहुंचे, और डॉक्टर साहब मेरी समझ से अच्छे पोजीशन में है, अपनी बात मजबूत तरीके से पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारी भी कोशिश है कि जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचे, जहाँ तक सरकार तक पहुँचे, आप लोगों की इंडस्ट्री की मांग जो भी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, जेपी सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं सर एक ही बस आपसे बात कहूंगा कि सरकार ने अपना पक्ष संवेदनशील का रखा है, हमें मौका भी दिया है, ये भी करा है, और अभी हमें उम्मीद है कि ये 31 दिसंबर के बाद भी सरकार कुछ हमें करके देगी कि आप लोग इस तरीके से साथ में आइए। बस सरकार को ये बार बार हमें समझाना पड़ता है कि जो एग्जिस्टिंग रूल है वो भी बिल्कुल वैलिड है, उनमें भी कोई दवाई खराब नहीं बन रही है। हमने कोविड जैसी महामारी निकाली है जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट ने हमसे मेडिसिन मांगी है। अगर हमने ये तरीका अपना लिया तो मान के चलिए कि भगवान ऐसा दिन न करे कि हमारे प्रेसिडेंट को किसी से दवाई मांगनी पड़े। वैसे डॉक्टर बहुत बड़ी बात आपने बोली, जो पिछले 5 सालों में बहुत फर्क आया है, इंडिया की क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश हुई है, और जो आपकी बात बहुत अच्छी, वो भी सही तरीके से पहुंचेगी, 3% की वजह से 97% को पेनलाइज ना करें।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी बहुत करेक्ट करें, उनको मौका दें ठीक करने का। और अगर वाकई में हाथ के बाहर चीजें, तो फिर कंप्लाइंस का अगर इशू है इतना, तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, वो तो अलग चीज हो गई। बट जो भले नंबर है 97%, दे शुड नॉट फील दैट। जी सर फेज बिल्कुल। वाइज इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, कर लेंगे सब लोग। जी बिल्कुल। सर, हाँ बिल्कुल सर, समय हो चुका है समाप्ति का शो का। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, जेपी सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी थैंक यू वेरी मच, मच सर, थैंक यू द्विवेदी जी, थैंक यू सर। ये हमारा एमएसएमई डायरी शो है। इस दौरान तमाम एमएसएमईज इंडस्ट्रीज पर हम लोग बातचीत करते हैं। इस बार फार्मा एमएसएमईज पर चर्चा की गई है, क्या कुछ चैलेंजेस है उस पर बातचीत की है, सरकार से क्या कुछ डिमांड है इस इंडस्ट्री की क्या राय है उस पर चर्चा की गई। तो आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।